बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही अहम खबरें हैं। मैं सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट आपके ऊपर छोड़ा नहीं करता आपसे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, जिसे मैं कहता हूँ आपसे रोज़ाना की जलालत का एक सिलसिला, बिला नागा जलालत का सिलसिला आम आदमी के साथ। तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे, डीजल 4 रुपये 80 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है। तो ये आज जुमे का रेट है, सैटरडे के लिए, संडे के लिए यही रेट, मंडे को फिर नया रेट, कोई कमी बेशी अगर होगी, जिसमें चांसेस कम है कमी के, तो वो फिर मंडे के रोज़ जाकर होगी। मुसलसल कीमत बढ़ती चली जा रही है। ये वो लोग हैं जो लिटरली 138 रुपये पर, 150 पर जाने के बाद नहीं, 138 रुपये पे कहते थे कि पेट्रोल की कीमत वज़ीर आज़म साहब 70 पे ले आएँ, ठीक है। और आज ये लोग पेट्रोल की कीमत जहाँ ले जा चुके हैं, तो चीखें एक आम आदमी की निकल रही हैं, जलालत उसी की है। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बहुत तशवीशनाक खबर आ रही है इमरान खान साहब के हवाले से भी और बड़ी तब्दीलियों के हवाले से भी। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से यासिर हुसैन साहब, ये पेशावर से हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं, अभी भी मीडिया से वाबस्ता हैं। यासिर हुसैन साहब ने इससे पहले भी इमरान खान साहब के हवाले से खबरें दी हैं, और 2 से 3 वो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी देते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब से मुलाकात किसी की होती नहीं है, तो वो खबर कितनी सही कितनी गलत वो पता नहीं चल पाता। लेकिन यासिर हुसैन साहब ने अब जो खबर दी वो बहुत तशवीशनाक है। यासिर हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि आखिरी जो चेकअप हुआ था इमरान खान साहब का, उसके मौके पर यह पता चला कि इमरान खान साहब के हाथ लरजने की जो बीमारी है वो भी जाहिर हो गई है। उनके हाथ लरज रहे थे, कपकपा रहे थे। एक तो अगर आम आदमी हो ना, इमरान खान नहीं, अगर आम आदमी हो तो इस एज में जाकर ये हो जाता है। लेकिन ये इमरान खान है, सुपर फिट आदमी है। यानी ये, मैं अगर 47 की एज में हूँ तो ये कहीं ज़्यादा फिट हैं मेरी एज के लोगों से, बल्कि कहीं यंग लोगों से कहीं ज़्यादा फिट हैं। मगर इमरान खान साहब मुसलसल जेल में हैं, इमरान खान साहब की आँख का मसला है, फिर इमरान खान साहब की एक एज है, और उसके बाद वो जिन हालात में, उन हालात से मैं और आप वाकिफ़ नहीं हैं। क्या हुआ है, किन हालात में हुआ है, क्या खुराक है, और फिर उसके बाद जिस मेंटल टॉर्चर से एक इंसान गुजर रहा होता है, तो इमरान खान साहब के साथ ये हुआ है। दूसरा, वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना, बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करना ये कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो उनको मल्टीविटामिन सजेस्ट किए हैं, ये इमरान खान साहब के केस में हुआ है। यासिर हुसैन साहब ने ये खबर दी है। अब इमरान खान साहब तक एक्सेस तो है नहीं, तो क्या हुआ है इमरान खान की सेहत के साथ ये नहीं पता। यानी ये पता चला था बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को, और वो जाके उनसे मिलकर आए थे, तो उन्होंने उनकी आंख के हवाले से बताया था। बाकी सेहत के मामले में ये बातें नहीं पता चली, लेकिन आखिरी मुआयने की बात हो रही है। उस आखिरी मुआयने के बाद क्या हुआ, कोई मिला नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। सिरिल अल्मेडा साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब की शायद मुलाकातें हो रही हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ, नाम आता है बैरिस्टर सैफ का, कि वो भी इमरान खान साहब से जाकर मुलाकात करते रहे हैं, कर चुके हैं। कम से कम 2 मुलाकातों की खबर तो मैं आपको पहले दे चुका हूं कि बैरिस्टर साहब की, मेरे सोर्स के मुताबिक, इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी। बैरिस्टर साहब ने इसको नहीं माना। वो जो संजानी वाली मुलाकात जलसे से पहले थी वो सबके सामने है, तो उसको तो जाहिर है कि इनकार कभी नहीं किया, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं इनको बैरिस्टर साहब ने कभी माना नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब से कोई मुलाकात करके आए तो फिर बताएगा। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, इनकम्युनिकाडो इमरान खान साहब को रखा गया है। तो बहुत तशवीशनाक इत्तलात हैं जो इस वक्त उनकी सेहत के हवाले से आ रही हैं। दूसरा, मैं आपसे अर्ज़ करूं, साकिब बशीर साहब, मैं भी आ रहा हूं, ये जो फ़ौज में तब्दीलियों के हवाले से डॉन ने खबर दी है, इस खबर की तरफ आता हूं मैं। और ये जो रियासत करने जा रही है इसकी भी बात करेंगे, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साकिब बशीर साहब ने खबर दी, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिनका तबादला इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उठाकर कर दिया गया पेशावर हाईकोर्ट, और ये कहा जा रहा था बाज़ लोगों की जानिब से कि ऐसे जज साहिबान जिनका तबादला किया गया है इस्तीफ़ा दे देंगे। ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना सिंध हाईकोर्ट गई जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा,
نہ انہوں نے استعفیٰ دیا. باقی جج صاحبان کے بارے میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں, وہ جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو, لیکن وہ استعفے نہیں آئے اور طارق جہانگیری صاحب کو تو اس سسٹم نے نکال دیا. تو جسٹس بابر ستار صاحب پشاور ہائی کورٹ چلے گئے, جو کوٹے پر ان کے لیے الاٹڈ گھر تھا. اسلام آباد والے اس گھر میں انہوں نے درخواست کی کہ انہیں اسی گھر میں رہنا ہے, تو وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کہا ہے کہ آپ یہ گھر خالی کر دیجئے. پھر ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ یہی نہیں ہوا, بلکہ ان کا یہ جو گھر خالی کرنے کا معاملہ ہے اس میں ان کو 1 مہینے کی مہلت دے دی گئی, اور وہ 1 مہینہ 3 اگست کو غالباً مکمل ہو رہا ہے, یہ بتا دیا گیا. پھر ثاقب بشیر صاحب اپنے ٹویٹ میں یہ خبر دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہوا, کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں آج جسٹس بابر ستار صاحب کے گھر کے باہر ہلچل دیکھی گئی ہے, اور آج جسٹس بابر ستار صاحب گھر پر نہیں تھے. کیا ہوا ہے ابھی نہیں پتا, لیکن خبر بہت بڑی ہے. ایک ایسے جج صاحب کے بارے میں ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں خفیہ اداروں کے لوگوں نے ہراس کیا ہے. وہ اور 5 ججز کہتے تھے. وہ جج صاحب جن کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور جن کے بارے میں بتایا گیا کہ امریکی ہے, پھر وہ ثابت نہیں ہوا, وہ جج صاحب جو ہیں ان کو اسلام آباد کے اس گھر سے نکلنے کا نوٹس دے دیا گیا. آج وہاں ہلچل دیکھی گئی ہے اور جسٹس صاحب گھر پر نہیں تھے. یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کے معاملے میں. اب یہ جو فوج میں تبدیلیوں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, ڈان نے آج اس پر ایک بڑی ڈیٹیل اسٹوری کی. میں اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈان یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان کی, جنرل عامر رضا صاحب کی بات ہو رہی ہے, عسکری قیادت کے نئے ڈھانچے پر عمل درآمد کا بڑا قدم اٹھایا ہے. شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان کے پہلے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ CNSC لگا دیا ہے. یہ نیا عہدہ گزشتہ برس نومبر میں منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم کے تحت بنایا گیا. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا, جس پر ساحر شمشاد مرزا صاحب تھے, اور اس کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بنا دیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس عہدے پر ہیں. تینوں فوجوں کی وہ سربراہی کر رہے ہیں. پہلے کیا تھا کہ آرمی, نیوی, ایئر فورس تینوں کے اپنے اپنے سربراہ, تو پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب. تو یہ ڈیزگنیشن ہوتا تو آن پیپر اوپر تھا کہ تینوں افواج کے جو سربراہ ہیں ان کی مسلح افواج کی کمیٹی کے سربراہ, لیکن ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ پاورز ہیں وہ ہمارے ہاں آرمی چیف صاحب کے پاس ہوتے ہیں. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ CDF بن گئے, تو وہ عہدہ ختم ہو گیا تھا. اب اس عہدے پر, نئے عہدے پر, CNSC کے عہدے پر عامر رضا صاحب آ گئے. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تینوں افواج, بری, بحری اور فضائی کی اسٹریٹجک فورسز کو ایک متحدہ آپریشنل کمانڈ کے تحت چلائے گا. پاکستان کے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا آخری اختیار بدستور نیشنل کمانڈ اتھارٹی, ایک ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کہ وہ فیصلہ کرے گی پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے, پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے, تو وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے پاس رہے گا. نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں جو بھی ہوں وزیر اعظم پاکستان اس وقت شہباز شریف سے. تو CNSC کی تقرری وزیر اعظم کریں گے, تو یہ وزیر اعظم نہیں کی ہے, لیکن چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کریں گے. اب ڈان مزید کیا بتاتا ہے اس میں. ڈان یہ کہتا ہے کہ اب حکومت نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں بھی ترمیم کی تیاری کر رہی ہے تاکہ قانون کو نئے عسکری ڈھانچے سے ہم آہنگ کیا جا سکے. ان ترامیم کے بعد ختم کیے گئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے تمام اختیارات اور حوالہ جات چیف آف ڈیفنس فورسز کو منتقل کر دیے جائیں گے. ان کی جو عہدے میں مزید طاقت آ جائے گی. CNSC کو قانونی طور پر پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کا آپریشنل کمانڈر تسلیم کیا جائے گا. ڈیولپمنٹ کنٹرول کمیٹی کی قیادت بھی اس میں بھی تبدیلی متوقع ہے, اور آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ ایٹمی کمانڈ کا سویلین کنٹرول برقرار رہے گا وزیر اعظم کے پاس, اور وزیر اعظم ہی اس کے سربراہ رہیں گے. حکومت یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ تینوں مسلح افواج کے درمیان بہتر رابطہ, مشترکہ منصوبہ بندی اور جدید جنگی تقاضے, ان کے مطابق کمانڈ سسٹم کو مضبوط کیا جا سکے. گزشتہ سال بھارت کے ساتھ کشیدگی اور تنازع کے بعد اس نئے نظام کی ضرورت محسوس کی گئی. جنرل سید عامر رضا صاحب کے حوالے سے ڈان کی سٹوری بتاتی ہے کہ وہ پہلے چیف آف
जनरल स्टाफ थे CGS, जो फौज का एक अहम ऑपरेशनल ओहदा है। आर्मी चीफ साहब हैं एक, लेकिन जो CGS है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो आर्मी चीफ के नीचे तमाम फौज के अक्सर मामला चला रहे होते हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद फौजी ढांचे में तब्दीलियों पर अमल दरामद की निगरानी की गई इनकी जानिब से। आर्मी रॉकेट फोर्स की कमांड के क़याम में भी इन्होंने किरदार अदा किया। डॉन बताता है 1988 में 6th लांसर्स में इन्होंने कमीशन हासिल किया, कैवलरी ऑफिसर, आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्मर्ड ब्रिगेड, जनूबी वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड, एक इन्फेंट्री डिवीजन, लाहौर की 4 कोर, हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। डॉन कहता है कि तरक्की के वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में 8वें नंबर पर थे। तरक्की के वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 8वें नंबर पर थे। उनकी तरक्की से 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स को सुपरसीड किया गया, ये डॉन बता रहा है। जनरल आसिम मलिक साहब, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि बदस्तूर फौज के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। वो एक साथ 2 इंतहाई अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। DGISI भी वही हैं और कौमी सलामती के मुशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वही हैं। वो अपनी तौसीशुदा मुद्दत पर इन दोनों ओहदों पर काम जारी रखेंगे, अगरचे वो सीनियरिटी में सबसे ऊपर हैं, लेकिन उन्हें CNSC नहीं बनाया गया है। डॉन की स्टोरी में ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब जनरल आमिर रजा साहब की तकर्रुरी के बाद फौज की आला क़यादत में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल मुतवक्के है। आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर कोर कमांडर्स की तब्दीलियां होंगी, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के तबादले होंगे, नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, और ख़बर ये बता रही है कि ये सिर्फ इब्तिदा है और जो फौज की अहम क़यादत है उसमें मज़ीद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। तो ये जनरल आमिर रजा साहब के हवाले से स्टोरी से हमें पता चल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि रियासत क्या करने जा रही है। इस बारे में जो रियासत की खबरें हमारे यहाँ दिया करते हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं, फिर हसन अयूब साहब हैं, ख़ास तौर पे मुनीफ फारूक साहब और कुछ दीगर सहाफ़ी, इनके पास होता है। मुनीफ फारूक साहब को तो कई दफ़ा टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बाज़ लोगों ने कहा है कि आप उनके बिहाफ पे ख़बरें देते हैं, तो वो कहते नहीं, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे पास ख़बर होती है, मैं ख़बर देता हूँ। ये क्या बात हुई? और यही इल्ज़ाम फैसल वावड़ा साहब पे भी लगता है कि फैसल वावड़ा साहब के पास भी वहाँ की खबरें होती हैं। फैसल वावड़ा साहब वहाँ की खबरें ज़रा अलग अंदाज में, वखरी अंदाज में देते हैं। लेकिन मुनीफ फारूक साहब ने यह खबर दी है कि मोहसिन नकवी साहब क्या करने जा रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब भी कहते हैं कि रियासत ये करने जा रही है कि अब किसी भी शख्स की, उन्होंने अपनी वीडियो में बाकायदा तौर पर, आज की वीडियो आप जाके देख भी सकते हैं, तो अपनी वीडियो में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया कि अब जो प्रिवेसी है किसी शख्स की, यानी अगर ये आपका फ़ोन है तो इस फ़ोन में आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो लेट्स से मोबिलिंक हो, यूफोन हो, वारिद हो, टेलीनॉर हो, अब हमारे यहाँ 2 इदारे तो 2 दीगर इदारों ने ले लिए हैं, तो इनमें जहाँ से सर्विस है उनके ज़रिए या उसके अलावा मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें उन पर नज़र रखी जा सकेगी, उनके अंदर चीज़ें देखी जा सकेंगी। मुनीफ फारूक साहब ये बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जदीद दुनिया में इसे कहा जाता है, अच्छा वो क्या कहते हैं, वाकई जदीद दुनिया में इसे कहा जाता है इन्वेजन अगेंस्ट द प्रिवेसी, किसी शख्स की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ के हालात हैं, उन हालात में जहाँ दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जासूसों के मसाइल हैं, हमारे यहाँ ये जो धुरंधर में दिखाया था कि ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया, हिट किया, धड़ाधड़ हिट किया। तो और ये हमारे यहाँ हुए हैं, एक्चुअली हुए हैं, यानी वो धुरंधर में उन्होंने फिल्मा लिए, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में मुख्तलिफ लोगों को हिट किया गया है। तो ये सब कुछ हुआ। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इन हालात की वजह से फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, फिर कराची में अटैक हुआ, बलूचिस्तान के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान, जनूबी पंजाब में, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर कई दफ़ा ऐसे एलिमेंट्स देखे गए कि जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से रियासत ये करेगी कि चेक बढ़ाएगी, और यहाँ तक चेक हो सकता है कि किसी की डिवाइस में क्या है, किसी के मैसेज में क्या है, किसी का कॉल डाटा क्या है, इन तमाम चीज़ों को
چیک کیا جا سکے گا. منیب فاروق صاحب یہ بتا رہے تھے. ان میں سے بعض چیزیں سورسز یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی ہو رہی ہیں لیکن اب یہ مزید کیا جا سکے گا, یہ ہمیں پتا چل رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.